वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसके अंदर आपने अपने जो सब्जेक्ट हैं उनके 80% मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो द सब्जेक्ट नेम इज़ MN 7007 और सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके टोटल 100% मार्क्स हैं टोटल जिसमें आपने पास होना है, तो इन 100% मार्क्स में से आपका एक बड़ा टास्क है जो जिसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, SA के साथ मैंने डिनोट किया, उसके अंदर 80% मार्क्स की वेटेज होती है और यही वो असाइनमेंट है जिसकी हम आज ये बात करने लगे हैं। तो इस असाइनमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कुछ है इस असाइनमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम करते हैं कवर अपनी बेसिक गाइडलाइंस। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये समेटिव असेसमेंट है और इस सब्जेक्ट के अंदर ये जो समेटिव असेसमेंट है इसकी वर्ड लिमिट है 1500 वर्ड्स। तो ये तो है हमारी बेसिक वर्ड लिमिट। इसके अंदर ऐड कर सकते हो आप कुछ वर्ड्स जो कि होंगे एग्जीक्यूटिव समरी के, और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि ये एग्जीक्यूटिव समरी आपकी 2 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स आप क्या करो, जो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी है ना उसको आप 1 पेज के अंदर ले जाओ एंड 1 पेज के अंदर आप एक तो उसमें डायग्राम कोई भी ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन। अगर नहीं भी करना तो वेल एंड गुड, एंड उसको आप हाफ पेज तक ही रखो कंटेंट। यानी कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव समरी होगी इसका जो कंटेंट होगा ये हार्डली 200 वर्ड्स के आसपास रखो। सो ऑल टुगेदर ये आपकी टोटल रिपोर्ट होगी ये 700 वर्ड्स की हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइज जिसके अंदर आपको अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मोर ओवर इसका जो वर्ड काउंट है वो 10% प्लस माइनस अलाउड है। यानी कि अगर हमने जैसे ये एस्टिमेशन लगा लिया तो इसके अंदर 10% प्लस माइनस आप अगर कर लोगे तो वो भी चल जाएगा। इनफैक्ट अगर इसको भी आप इग्नोर कर दोगे तो 1500 वर्ड्स को ले लो आप, 1500 वर्ड्स में से 10% प्लस माइनस कर लो उतने की रिपोर्ट, पर साथ में जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो कम से कम मतलब 2 पेजेस से कम की होनी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव समरी में ऐसा कंटेंट होता है ना जनरली हम ऐड ऑन कर देते हैं और वहां पे आपने कुछ वर्ड लिमिट्स को यूज करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती। जब आप पूरी रिपोर्ट बना लेते हो ना तो आपके पास रिपोर्ट के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं जैसे कि टाइटल पेज हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गए, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ न्यूमेरिक टेबल्स हो गए, टेबल के अंदर डेटा, कुछ डायग्राम्स हो गए, रेफरेंसेस हो गए या फिर अपेंडिसेस हो गए। तो इनको भी लिखने के लिए कुछ वर्ड काउंट यूज होता है, पर ये वर्ड काउंट ये 1500 वर्ड काउंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर कोई टेबल है या फिर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा, आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 200 वर्ड का बन गया, तो ये 200 वर्ड आपके टोटल काउंट के अंदर ऐड नहीं होंगे। मतलब जो आपने मेन कंटेंट लिखा, जो बॉडी होगी आपकी रिपोर्ट की, सिर्फ वही बॉडी 1500 वर्ड्स के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद। इन्होंने बोला यहाँ पे आपने सभी रेफरेंसेस इंक्लूड करने हैं, करेक्ट साइटेशंस करनी है और कंप्लीट रेफरेंस की भी एक लिस्ट प्रोवाइड करनी है एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। और ये जो सारे रेफरेंसिंग है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के अंदर आपने यूज करना है हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल या फिर हार्वर्ड रेफरेंसिंग फॉर्मेट। तो इसी के अकॉर्डिंग ही इनटेक्स्ट साइटेशंस होंगी, इसी के अकॉर्डिंग ही आपने एंड पे जो रेफरेंस लिस्ट क्रिएट करनी है उसकी फॉर्मेटिंग भी होगी। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारी गाइडलाइंस की ओर। तो यहाँ पे बात हो जाएगी असाइनमेंट के ब्रीफ की। तो असाइनमेंट के अंदर आपको बताया गया, आपको एक आर्टिकल दिया जाएगा, उस आर्टिकल को आप ऑनलाइन लिंक से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ये आर्टिकल दे दिया तो ये एक आर्टिकल है बर्लिन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट फेलियर के बारे में। तो जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि बर्लिन के एक एयरपोर्ट है एंड उस एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। मतलब इस एयरपोर्ट को डिज़ाइन करना था, उसका स्ट्रक्चर, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, उसके अंदर कुछ फेलियर आ गया, कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से वो आज तक या फिर कुछ टाइम तक वो वर्किंग नहीं हुआ। तो उसको आपने रिसर्च करना है, क्रिटिकल इवेल्युएट करना है एंड इसके अंदर आपने पुटअप करना है। तो मेनली क्या चीज़ आपने करनी है, आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। फर्स्ट, व्हाई वाज इट लेट। ये जो बर्लिन एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था, केस स्टडी पढ़ने के बाद आपने फाइंड आउट करना है कि ये लेट क्यों हुआ। तो जो भी प्रोजेक्ट था, जैसे कि ये प्रोजेक्ट 2006 के अंदर
डिलीवर हो जाना चाहिए था, पर अभी तक जैसे हम बोलते हैं ना, डिले हो के ये 2020 तक चला गया। तो अगर हम बात करें तो बहुत सालों का इसके अंदर डिले आ गया। जो फर्स्ट डिले आया, फिर सेकंड डिले आया, फिर थर्ड डिले आया, ऐसे मल्टीपल डिलेज आते गए, और उनके क्या कारण थे ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड हैव बीन डन टू प्रिवेंट द ओवररन्स इन कॉस्ट एंड बजट। कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉस्ट थी, बजट थी, वो बढ़ गए, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा वो इंक्रीज हो गई, एंड उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ गए, प्रोजेक्ट डिले हो गया। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस प्रोग्राम अबाउट द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स। तो बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे यूज़ होना है, वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स को हम लर्न करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसमें हम क्या लर्निंग लेके आएंगे कि क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं, वो चीज़ें हमने इस रिपोर्ट के अंदर ऐड करनी है। और लास्ट में, डज Flapjag's assertion that all forecasting errors can be attributed to delusions, deceptions, or bad luck explain the Berlin airport delay and budget overrun। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, फ्लाइसबर्ग एक असर्शन देते हैं कि भाई जितने भी ना प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर अगर कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं ना, तो उनके 3 मेन रीजन होते हैं। तो फर्स्ट मेन रीजन उसने बताया कि डिल्यूजन हो जाते हैं, कोई जो चीज़ होती है एग्जैक्टली प्लान की होती है वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं करता। डिसेप्शंस हो जाते हैं, कई धोखे हो जाते हैं। आपने कुछ केस स्टडी या किसी एक प्रोजेक्ट को स्टडी किया, जो स्टडी किया था और एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट अलग अलग होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने नहीं आती, और जब आप उसको डिटेल में आप प्रोजेक्ट को करने बैठते हो तो वहाँ पे वो चीज़ें जब सामने आती है तो डिले हो जाते हैं, इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और साथ में लास्ट वाला बैड लक, कि आपकी किस्मत ही खराब है, आपको प्रोजेक्ट ही कुछ ऐसा मिल जाए जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये 3 कारण होते हैं, ये जो फ्लाइसबर्ग ने बोला था कि ये कारण होते हैं। इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है और एक्सप्लेन करना है कि बर्लिन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पे हमारी केस स्टडी है, इस केस स्टडी के अंदर क्या इश्यूज थे बजट्स के रिलेटेड, या फिर इतना डिले क्यों हो गया। तो ये टोटल था आपका ब्रीफ असाइनमेंट के बारे में, ये चीज़ें आपने कवर करनी है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आती है आपकी मार्किंग स्कीम। तो ये सारे मार्क्स दिए हैं, टोटल ऑल टुगेदर यहाँ पे मान लीजिए कि 100 मार्क्स हैं, तो 100 मार्क्स को डिवाइड कर दिया। एग्जीक्यूटिव समरी 10 मार्क्स की है, एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम 20 मार्क्स का, क्रिटिकल इवैल्यूएशन 40 मार्क्स का, कंक्लूजन 20 मार्क्स का, रेफरेंसिंग 10 मार्क्स का। तो आप यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि अगर आपकी एग्जीक्यूटिव समरी है, जो कि स्टार्टिंग में आपने 200 से 250 वर्ड लिखने हैं, तो वो जो कंटेंट है आपका, वो अगर आपका सही है, उसमें आपने बिल्कुल वही चीज़ें बताई हैं जैसे कि इन्होंने बोला कि की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, सिर्फ की पॉइंट्स से डिस्कस किए कि हमारी रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, तो वो आपके 10 मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। सेकेंडली, एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम, जो की इवेंट्स थे, स्ट्रक्चर थे, प्रोसेस थे, स्टेक होल्डर्स थे, या फिर कोई टाइमलाइन थी, वो सारी चीज़ों को आपने जब अंडरस्टैंड करना है, उसका एनालिसिस करना है। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो आप यहाँ से 20 मार्क्स और स्कोर कर लोगे। एंड फाइनली इसके बाद जो आता है सबसे मेजर पार्ट 40% मार्क्स का, तो यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जो भी टोटल केस स्टडी थी उसकी आपने कितनी अच्छी इवैल्यूएशन की हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएंगी। लास्ट में कंक्लूजन के अंदर आप बताओगे कि क्या आपकी मेन फाइंडिंग्स रही हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, एंड आपने क्या अंडरस्टैंडिंग की है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो उनके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, उनके अंदर क्या चीज़ें करनी चाहिए और कहाँ पे क्या गलतियाँ होने के चांसेस है और किनको कैसे इग्नोर करना है। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज मैनेजमेंट थ्योरीज भी यूज़ करोगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप 3P मॉडल भी यूज़ करोगे अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर पेस्टल स्वॉट एनालिसिस तक भी आप कंडक्ट करोगे, तो उनसे आपको एनालिसिस हो जाएगा। तो ये जितने भी मेथड्स हैं इनको आप यूज़ करोगे तो आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड स्ट्रॉन्ग एवेल्यूएशन नज़र आएगा, जिससे आपको टीचर मार्क्स देगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट में आ गया रेफरेंसिंग। अगर आपका सारा स्टाइल हार्वर्ड रेफरेंसिंग के अकॉर्डिंग है, जितने भी आप रेफरेंसेस यूज़ करते हो, आप जर्नल्स यूज़ करते हो, आप बुक्स यूज़ करते हो, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल यूज़ करते हो, वेबसाइट आर्टिकल्स यूज़ करते हो, आप कहीं और से कोई इन्फॉर्मेशन लेके आते हो, कोई लेक्चर नोट से लेके आते हो, उनकी
इन टेक्स्ट साइटेशन हार्वर्ड के अकॉर्डिंग है, एंड उनकी जो एंड में रेफरेंस लिस्ट दी है वो बिल्कुल सही है, उनकी फॉर्मेटिंग भी करेक्ट है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल। तो ये अगर चीज़ आपके रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट है तो आपको अच्छे से बढ़िया मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा केस स्टडी की ओर। तो जैसे आपको केस स्टडी प्रोवाइड की जाती है, उस केस स्टडी के अंदर आपको बताया जाता है कि 2006 के अंदर जर्मन गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई हमारा एक ना एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के ऊपर कुछ जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है, जो कुछ फ्लाइट्स अटेंड करने की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, और इन फ्यूचर अगर मतलब कुछ ज़्यादा रश हो जाए कभी तो वो इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो इसी के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि एक नया एयरपोर्ट बनाने का लॉन्च कर लिया। तो उसके लिए उन्होंने एक कंपनी ढूंढ ली, जर्मन कंपनी ढूंढी, फ्लॉगहैफन बर्लिन ब्रेंडनबर्ग GmbH। इस कंपनी को बोला कि आप प्लानिंग करो और नया एक एयरपोर्ट बनाओ जो हर समय बेस्ट हो, मतलब बिजीएस्ट हो जाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि जर्मनी के अंदर 2 बिजी हैं ऑलरेडी एयरपोर्ट्स, म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट। इसके बाद जो 3rd बिजी था वो अभी है डसेल्डॉर्फ। डसेल्डॉर्फ को भी ओवरटेक कर ले, मतलब इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, इतना अच्छा एयरपोर्ट डिजाइन करना है जो कि 3rd बिजिएस्ट है, जो कि डसेल्डॉर्फ, उसको भी ओवरटेक कर ले। तो इतना बढ़िया इनको एक प्रोजेक्ट चाहिए था। टेंटेटिव डेट इन्होंने बोल दी कि जो टेंटेटिव डेट है वो है अक्टूबर 2011, यानी कि 2011 के अंदर, अक्टूबर के अंदर ये चीज़ हमारी हो जानी चाहिए रेडी। पर अभी क्या है, सिचुएशन क्या है, ये एयरपोर्ट 6 साल ज़्यादा निकल गए डेट के बाद भी, तो अभी भी ये नहीं वर्किंग हुआ। ठीक है, सो अब आपने जितने भी रिसर्च किया यहाँ पे कंटेंट, आपको पता लगा कि भाई जितना ज़्यादा देख रहे हैं ना उतना ज़्यादा पता लग रहा है कि और ही और बड़े बड़े ब्लंडर किए गए हैं। तो दैट इज़ द रीज़न ये एयरपोर्ट आगे अभी तक वर्किंग नहीं हुआ। तो ये केस स्टडी के अंदर सभी रीजंस को आइडेंटिफाई किया गया। सबसे पहला जो डिले था वो था रिलेटेड टू बैंकरप्सी। जून 2010 के अंदर इन्होंने देखा कि FBB, ये जो कंपनी है, ये प्लानिंग करेगी और डिज़ाइन करेगी नया एयरपोर्ट। इस कंपनी के अंदर ना क्या हुआ कि एक इशू क्रिएट हो गया, एंड उस इशू के कारण ये बैंकरप्सी इन्होंने लॉन्च कर दी। मतलब इनको पता लगा कि इनके कुछ फंड्स का ऐसा इशू है कि फंड्स कम है हमारे पास, काम बहुत ज़्यादा है, हम और इस चीज़ को हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके कारण जो पहला बैंकरप्सी इन्होंने डिक्लेयर कर दी कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कंपनियां थी, उन्होंने जैसे ही ये डिक्लेयर किया तो ये डेट मूव हो गई जून 2012 की ओर। ठीक है, 2012 के अंदर। तो ये पहली यहाँ पे आपने देखा कि पहला डिले आ गया। सेकेंडली यहाँ पे दूसरा डिले आया, वो डिले था रिलेटेड टू चेक इन डेस्क। तो जब एयरपोर्ट के अंदर जाता कोई भी पर्सन तो वहाँ पे एक चेक इन डेस्क होता है जहाँ पे वो अपना लगेज देता है, अपने बोर्डिंग पास लेता है और अपनी और सारी टिकट्स वगैरह कंफर्म करवाता है। तो यहाँ पे इस एयरपोर्ट के अंदर क्या एक रीज़न था कि इन्होंने देखा कि भाई जो हमारा एयरपोर्ट है, पुराना एयरपोर्ट, यहाँ पे मैंने ओल्ड लिख लेता हूँ, ओल्ड से लेके न्यू में जाना हो जब, तो उस समय ये कुछ टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड को ना कम रखते हैं कि कम से कम हो और ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को फ्लाइट्स को इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल लॉसेज ना हो, रेपुटेशन ना खराब हो। ये सारी चीज़ें को देख के वो करते हैं कि पुराने को फटाफट से बंद कर देंगे और नए एयरपोर्ट को वर्किंग कर देंगे। इस समय के अंदर जब उन्होंने अपने चेक इन डेस्क मूव किए और उनके ऊपर टेस्टिंग की तो उनको पता लगा कि एक्चुअल में ना उसकी रिक्वायर्ड कैपेसिटी होनी चाहिए थी कि 60 पैसेंजर्स एट ए टाइम वो हैंडल कर सके, और जो चेक इन डेस्क बने थे वो एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, वो सिर्फ हाफ ऑफ द कैपेसिटी यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 बंदों को ही हैंडल कर रहे थे। और इस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकाला उन्होंने बोल दिया कि भाई चेक इन टैंक जो हमारे हैं उनको हैंडल करने के लिए ना हम आउटडोर में ना टेंट लगा देंगे। तो भाई ये तो बड़ी शर्म की बात होगी ना कि एक जर्मनी जो बहुत अच्छा कंट्री है, जिसके अंदर हम परफेक्शन या एफिशिएंसी की एग्जांपल्स देते हैं, उस कंट्री के अंदर जो चेक इन नया एयरपोर्ट है उसका चेक इन वाला सिस्टम, चेक इन डेस्क इतना बेकार घटिया है और उसको हैंडल करने के लिए वो टेम्परेरी टेंट्स यूज करेंगे। तो ये बड़ी इशू था, तो यहाँ पे लोगों को बड़ी दिक्कत थी। मोर ओवर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा कि वहाँ पे एग्जॉस्ट हैं, जो स्मोक एग्जॉस्ट हैं वो भी सही नहीं लगे। तो फायर प्रोटेक्शन के अंदर ये चीज़ आती है, एक फ्लैप्स होते हैं, डैम्पर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एयरपोर्ट है, ठीक है जी, तो ये यहाँ इसका ग्राउंड है, ये फ्लोर है,
और ये इसकी ऊपर आप देखेंगे तो अगर हम इसको चेक करें, ये इसकी रूफ मान लीजिए, तो ये रूफ है, ठीक है जी। तो रूफ के अंदर क्या था, अगर यहाँ पे कहीं कोई फायर लग जाए तो इसका जो धुआं वो ऊपर जाएगा और इस रूफ के अंदर यहाँ पे जो डैम्पर्स लगे हैं वो स्मोक को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम था। अब इसका रीजन क्या था, ये जो डैम्पर्स यहाँ की बजाय कुछ इस हाइट पे लगे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि धुआं तो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो डैम्पर्स लगे हैं ये बेकार है, इनका कोई फायदा नहीं है। तो स्मोक डिटेक्शन और स्मोक रिमूवल के अंदर भी इन्होंने इशू देखे और इस चीज़ को इन्होंने फाइनल किया, और तब ये ओपनिंग डेट मूव कर दी अक्टूबर 2013 को। मतलब इन्होंने बोल दिया कि ये डैम्पर्स बिल्कुल गलत हैं, ये सही जगह नहीं लगे हुए। इनको इंस्टॉल करने के अंदर उन्होंने ये भी बोला कि कोई शायद परमिट नहीं लिया हुआ या अनएक्सपीरियंस्ड लोगों ने कर दिया, ये गलती है। मतलब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि गलती है, ऐसे बोल दिया कि बिना किसी परमिट के ही इंस्टॉल कर दिए। तो ऐसे इश्यूज को हाईलाइट किया गया यहाँ पे। फर्दर डिले नंबर 3 के अंदर क्या था, चेंजेस एट द टॉप। अब जो कंपनी थी, सीईओ ऑफ एफबीबी कंपनी का जो सीईओ था वो 2013 के अंदर वो वहां पे ऑफिस के अंदर नहीं था जी। किसी कारण के लिए उसको ऑफिस छोड़ना पड़ा। एंड उस टाइम कंपनी को हैंडल करने के लिए 2 पॉलिटिशियंस आए। तो जो 2 पॉलिटिशियंस थे वो यहाँ पे उस कंपनी को हैंडल कर रहे थे, पर उनके पास एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये मेजर डिसएडवांटेज था। तो एक तो बर्लिन का मेयर था क्लॉस वोवरेट, एंड दूसरा क्या था, ब्रेंडनबर्ग स्टेट का प्रीमियर था मैथियस प्लैटसेक। ये नेम यहाँ पे क्यों बताए जा रहे हैं, बिकॉज आपने रियल टाइम इंटरनेट के ऊपर सर्च करने हैं कि ये कौन बंदे थे, इनको क्या एक्सपीरियंस नहीं था कंस्ट्रक्शन कंपनी का, और उस समय क्या हुआ था, चेंजेस क्या हुई थी टॉप के ऊपर, जिनके कारण यहाँ पे इश्यूज आ गए इस कंपनी के अंदर। तो इसके बाद क्या हुआ कि भाई जब उन्होंने देखा कि इनको नॉलेज नहीं है एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की, तो उन्होंने कुछ कंपनी के ना टेंडर लॉन्च कर दिए। तो टेंडर लॉन्च कर दिए कि भाई कोई थर्ड पार्टी कंपनी आ जाए, हमारा ये प्रोजेक्ट कर दे, तो हम अपना मतलब जैसे बोलते हैं कि जान छुड़ाएंगे, प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और हमारी जो रूलिंग है या उस समय की हमारी जॉब भी चलती रहेगी। पर उनको कोई अच्छा नहीं ऑफर मिला। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंदर से आइडेंटिफाई कर लिया, और उन्होंने ये अंदर से आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हमारे से ये नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक रीज़न साफ समझ आ रहा है कि प्रोजेक्ट करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है और कोई कंपनी साथ नहीं दे रही, अब ये गड़बड़ी होने वाली है। और तो और 2014 के अंदर एक बंदा और था, अल्फ्रेडो डी मारियो, ये चीफ प्लानर था एयरपोर्ट के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का। जब थोड़ी सी छानबीन की तो उनको पता लगा कि भाई ये क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं है, ये तो एक इंजीनियर का ड्राफ्ट्समैन है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसी कारण 2000 और इसके बाद 2015 के अंदर IM टेक नाम की एक कंपनी थी जो इस प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर रही थी, उस कंपनी ने भी खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब वो कंपनी की भी अब जो साथ नहीं मिलेगा इसको प्रोजेक्ट को करने में। तो ये यहाँ पे ये चेंजेस कुछ टॉप पे हो गई। तो यहाँ पे फर्दर हम देखते हैं कि एक और तरह का डिले आया जिसको बोल दिया गया ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेशन। अब इस डिले के अंदर क्या था, in May 2016, FBB realized that official certification for their new underground station servicing, ये इनको पता लगा कि भाई ये हमारा सर्टिफिकेशन समय पे नहीं मिलेगा। कुछ कारण थे, ये आपने इंटरनेट पे सर्च करना अपनी रिपोर्ट के अंदर डालने के लिए कि क्या कारण थे। यही चीज़ें आपकी रिपोर्ट को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएंगी। ओके, तो यहाँ पे केस स्टडी में थोड़े थोड़े हिंट दिए जाते हैं। और एक और चीज़ भी आ गई, जैसे कि FBB का प्रेस स्पोक्समैन हुआ और उन्होंने बता दिया, 4 महीने का एक टाइम था जहाँ पे एक बंदा उनके पास आया था और उस बंदे ने पब्लिकली क्या डिक्लेयर कर दिया, उसने ये बता दिया कि यह कंपनी है ना, जो इसके अंदर जो सीनियर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ यूरोस का पैसा इन्होंने वेस्ट कर दिया प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में। तो ऐसे इश्यूज इनके सामने आ गए। और लास्टली इसके बाद क्या हुआ, टेनेंसी इश्यूज। टेनेंसी इश्यूज के अंदर क्या था कि ये जब नए एयरपोर्ट बनते हैं ना, तो इनके ऊपर कुछ कंपनीज हैं जिनकी एयरलाइंस होती हैं, जैसे कि लुफ्थांसा होगी, एयर कनाडा, एयर बर्लिन, जो भी कंपनीज थी वो डिसाइड करती हैं कि भाई हम इस नए एयरपोर्ट को यूज़ करेंगे, येस और नो। तो वो एयरपोर्ट को यूज़ करने के लिए टेनेंसी जो थी 2017 में
वो लुफ्थांसा के साथ थी, तो उन्होंने भी यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम आपका एयरपोर्ट है जो ब्रेंडनबर्ग एयरपोर्ट को नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज ये कभी बनने में ही नहीं आ रहा, डिले इतने ज़्यादा हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारा स्केड्यूल ख़राब हो जाएगा। हम हर साल प्लान करते हैं, देखो क्योंकि 2011 की बात है, 2011 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 2006 के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये 2011 तक डिले हो गए और अब 2017 की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट रेडी नहीं हो रहा, इसलिए हम प्लानिंग में से निकाल रहे हैं आपका एयरपोर्ट, हम अपनी अलग से यूज़ करेंगे। और इसके कारण क्या होता है कि ये जो बर्लिन का जो पुराना एयरपोर्ट है टेजल, ये खुला रहता है और यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह का स्मॉलर सिटी एयरपोर्ट बन जाता है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा कि अगर लंदन की हम बात करें ना, तो लंदन के अंदर लंदन सिटी एयरपोर्ट है जो वो स्मॉलर एग्जांपल है, और लंदन हीथ्रो है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जाता है एज कम्पेयर टू लंदन सिटी एयरपोर्ट। अब लंदन दो हैं, मतलब दो एयरपोर्ट हैं, पर इस एयरपोर्ट को उतनी वैल्यू नहीं मिलती, इसको नहीं मिल रही उतनी वैल्यू, तो यहाँ पे लंदन वाले को इतनी वैल्यू नहीं मिल रही, इसीलिए क्या हो रहा है, सारा ट्रैफिक लंदन हीथ्रो की ओर जा रहा है और लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक अगेन मेजर इशू आ गया। फिर डिले नंबर 6, यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स की कुछ बात होती है। जैसे हमें पता था पहले ही कुछ इश्यूज आए थे स्मोक कंट्रोल और एग्जॉस्ट के, वो दोबारा आ गए 2017 के अंदर, एंड उसके साथ साथ स्प्रिंकलर एंड फायर डिटेक्शन। फायर डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है कि अगर नीचे कहीं फायर लग गई तो वो फायर यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, अलार्म बजा देगा। एक तो उनके अंदर इश्यूज आ गए, सेकेंडली स्प्रिंकलर्स के अंदर इशू आ गए। स्प्रिंकलर होते हैं वाटर के स्प्रिंकलर, कि अगर फायर चलेगी तो ये यहाँ पे नीचे पानी की बौछार कर देंगे, तो ये भी इशू सामने आए। अब इसमें आपको एक हिंट भी दे देता हूँ मैं, कुछ स्प्रिंकलर्स मिसिंग थे अप्रॉक्सीमेटली, जो 3000 स्प्रिंकलर की बात होती है, ये 3000 स्प्रिंकलर्स मिसिंग थे इस एयरपोर्ट के अंदर, जो कि डिज़ाइन के अंदर प्रेजेंट थे। तो ऐसे कुछ इश्यूज आ गए। तो ये जो ऐसे इश्यूज थे, इन्होंने बताया कि कई बिलियन यूरोज का नुकसान हो चुका है एयरपोर्ट के अंदर, जिसके कारण ये डिले में है। जब भी इसकी चेकिंग होती है उनको पता लगता था ये इश्यूज थे। अब हम देखते हैं वो इश्यूज डिटेल के अंदर। तो सबसे पहला इशू जैसे फाइंड आउट हुआ कि 90,000 मीटर की कुछ तार थी, वो गलत इंस्टॉल हो गई। 4000 दरवाजे थे, उनके नंबर गलत आ गए। सेवरल एस्केलेटर्स, यानी कि जो पौड़ियाँ होती हैं ऑटोमेटिकली ऊपर मूव करती हैं, वो पौड़ियाँ शॉर्ट रह गई, छोटी रह गई, वो ज़्यादा लंबी नहीं थी, लगानी थी तो 2-2 मंजिल पे 2-2 लेवल्स पर उसके अंदर क्या इशू हुआ, वो सिर्फ एक लेवल की लगा दी। वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम हो रही है आना जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेक इन डेस्क नहीं अवेलेबल थी, तो जो नाइट क्लब बाउंसर्स थे उनके साथ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गए, है ना। तो एयरपोर्ट के साथ और भी इश्यूज आए इनके पास, जैसे कि जो डिमांड थी वहाँ पे 3000 स्मोक डिटेक्टर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया, स्मोक डिटेक्टर वहाँ पे मिसिंग थे। 750 स्क्रीन के जो डिस्प्ले थे वो 6 साल तक चलते रहे टेस्टिंग फेज में, और उनकी तो लाइफ ही निकल गई। अब वो बोले एयरपोर्ट को अगर उनको रिप्लेस करना है तो अगेन बड़ा खर्चा हो गया। तो ऐसे और इश्यूज भी आए इनके सामने। कुछ लाइट बल्ब्स हो गए, हजारों लाइट बल्ब, वो नॉन स्टॉप चलते रहे, ठीक है जी। 100 ऑफ फ्रेशली प्लांटेड ट्रीज थे, वो कट कर दिए गए क्योंकि गलत टाइप के इंस्टॉल हो गए। 5 मील तक क्या हुआ था, हर रोज ट्रेन चलती रही एक्स्ट्रा ट्रैक के ऊपर, ठीक है, तो वो रुक गई थी। तो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वहाँ पे जंग लग गई है। तो 60 मिलियन डॉलर्स का डैमेज हो गया एयर बर्लिन को, बिकॉज वो उस चीज़ को प्लान ही नहीं कर पा रहे थे कि ये इस एयरपोर्ट को हम कैसे लेके आए अपने करिकुलम में। हर बार उनको पोस्टपोन करना पड़ता था। अब विली ब्रांड के नाम पे, फैमिली नेम पे ये नया एयरपोर्ट था, तो ये चाहते नहीं थे कि इसका नाम इस अच्छे पर्सन का नाम ऐसे डिजास्टर भरे एयरपोर्ट के साथ रिलेट हो जाए, तो इनके भी कुछ इश्यूज हो गए। तो फ्लाइट पाथ का हो गया, साउंड प्रोटेक्शन जोन गलत बता दिए। साउंड प्रोटेक्शन जोन मतलब उस जोन कुछ होते हैं एयरपोर्ट के अंदर जहाँ पे कोई ज़्यादा एयरपोर्ट फ्लाइट की मतलब साउंड नहीं आएगी, वो जोन गलत बता दिए गए। इमरजेंसी लाइन थी फायर डिपार्टमेंट की, वो फॉल्टी थी। एयरपोर्ट की रूफ थी, जो छत थी, उसका वजन था जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा था, डबल था ऑलमोस्ट। तो ऐसे ये इश्यूज आए। इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपने रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पे इस पार्ट के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा रिपोर्ट का वो वाला हिस्सा
जो एक सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है आपको प्रोवाइड किया जाए, हो सकता है ना प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो सैंपल है, इस सैंपल के अंदर अगर हम कंसिडरेशन लें तो इस सैंपल के जो मार्क्स हैं वो 90% मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहले आप देख सकते हैं एग्जेक्टिव समरी। तो एग्जेक्टिव समरी के अंदर इसने सिर्फ टेक्स्ट ही इंक्लूड किया, कोई इमेज नहीं इंक्लूड की, कोई नंबर्स नहीं ऐड किए। तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर क्या बताया गया, हर पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ बताई गई। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया गया कि जो यहाँ पे एयरपोर्ट था उसके यहाँ पे हम मेजर इश्यूज, जो इश्यूज के कारण इसकी रेपुटेशन खराब हुई, जिसके कारण डिलेज हुए, उन चीज़ों को हम अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकेंडली यहाँ पे बताया गया कि हम जो पर्पस हमारा टाइमलाइन है उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। वी विल मेक यूज ऑफ 3P मॉडल, यानी कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो। इसको हम यूटिलाइज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीज़ों की कमी हुई थी, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसके अंदर ये बताया जाता है कि हम रोड मैप तैयार करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज हुए, कब कब हुए और उनके कारण क्या क्या कमियां आई, या फिर मॉनिटरिंग के अंदर कुछ इश्यूज थे, चेकिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, कंट्रोल्स कम हुए, और सब चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बताया कि हम जो एनालिसिस करेंगे उसको कैसे करेंगे, जो चेंजेस हमने अप्लाई करनी है वो कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हेज मॉडल इसने यूज़ किया है चेंज के लिए, आप कॉटर्स मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप अलग से और भी कुछ मॉडल्स आते हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं क्लास के अंदर, मैं हिंट दे रहा हूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्दर क्या था, एनालिसिस, रूट कॉज फाइंड करने के लिए जो एनालिसिस किया इसने, यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस यूज़ किया, पेस्टल किया। आप कुछ और तरह के कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको किस मॉडल के अंदर ज़्यादा अच्छा होल्ड है, आप वो वाले मॉडल को इंक्लूड कर सकते हैं। मेनली कंसिडर चीज़ क्या है, यहाँ पे ये बताना है कि हमने क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है रिपोर्ट के अंदर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे फाइनली इन्होंने ये बताना है कि हम क्या करेंगे, कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर कैसे इश्यूज हैं, कैसे इन प्रोजेक्ट्स को समझना चाहिए और इनके अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को हम कम से कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है कि आपने एग्जेक्टिव समरी के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड करनी है। इसके अलावा प्लीज़ आप इन एग्जेक्टिव समरी के अंदर कुछ ना डालें, वो सारा कुछ आपका रिपोर्ट के अंदर आएगा। एक सेक्शन यहाँ पे बोनस टिप के अंदर मैं और बता रहा हूँ, जैसे कि इंट्रोडक्शन सेक्शन। जैसे इंट्रोडक्शन सेक्शन हमारे पास होता है, ये भी उसी रिपोर्ट का ही पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन में इसने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि भी बर्लिन एयरपोर्ट की बात हो रही है, एंड कौन सा एयरपोर्ट है, बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट। इसके अंदर कुछ इश्यूज आए। इश्यूज किस चीज़ के थे, वो इफेक्टिवनेस के थे, एफिशिएंसी के थे, प्लानिंग कैपेबिलिटीज़ के थे, जो कि नहीं आने चाहिए थे, और सिंपल मॉनिटरिंग या फिर सिंपल मॉडल्स को फॉलो करके अगर काम किया जाता तो इसमें ये इश्यूज बिल्कुल ना आते। सेकेंडली उसके बाद उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल्स दे दी कि ये एयरपोर्ट की कंपनी है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 45 मिलियन एनुअल पैसेंजर आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वहाँ पे ये प्लेस है, पॉपुलर सिटी है बर्लिन। वहाँ पे एयरपोर्ट की ज़रूरत है। एयरपोर्ट बर्लिन को बनाने के लिए जो कंपनी है उसका नाम FBB है, और ये कंपनी की क्या डिटेल्स हैं, इनका क्या काम था, ये पुराने एयरपोर्ट की बजाय नया एयरपोर्ट बनाएंगे, उसमें ज़्यादा अच्छा मतलब चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। फिर इसके अंदर आपने बताना है कि यहाँ पे कुछ मेजर डिज़ास्टर हो गए हिस्ट्री के अंदर, एंड काफ़ी खर्चा हुआ, काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यूरोस का इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया कि नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और इंट्रोडक्शन के साथ आप कंपनी की डिटेल भी दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट का नेम बता दिया, ये प्रोजेक्ट नेम आ गया। कंस्ट्रक्शन क्या है, ये 2006 के अंदर स्टार्ट हुई। एस्टिमेशन कंप्लीट क्या थी, प्रपोज थी अक्टूबर 2011 के अंदर, पर डिले होता गया 2012, फिर 14, फिर 16, फिर 20। एस्टिमेटेड बजट था 2.83 बिलियन यूरो, और करंट एस्टिमेशन है 7.3 2019 के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई वेबसाइट मिल जाती है जो कि आप बोल देते हैं, अब मान लीजिए हम इसको 2024 के अंदर देख रहे हैं, तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई नई, इसके बाद आपको पता लगा कि 2021 के अंदर कुछ ज़्यादा अपडेटेड वैल्यू वो आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगी, और आपने यहाँ बता देना कि इस रिपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या है,
प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन होगा, सारी चीज़ें ऐड करेंगे और हम लर्निंग लेंगे इसमें से कि मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर डिजास्टर्स कैसे होते हैं और कैसे उनको समझा जाता है, कैसे रोका जाता है और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या डिजास्टर हुए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपको इस प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे ही रिपोर्ट्स के अंदर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। द कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463628940। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित एंड हमारे पास एक अच्छी टीम है जो आपको असिस्ट करेगी ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर बेस्ट मार्क्स लेके आने के लिए।